नमस्कार। मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ईडू फोरम एकेडमी पर। दोस्तों, ये संस्था यूपीएससी, स्टेट पीएससी और वनडे एग्ज़ाम से संबंधित हर महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उसका सिलेबस, उसके टॉपिक्स, उसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्लास है ईडू फोरम एकेडमी पर। आपके स्क्रीन के नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमसे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम जरा बात करेंगे परीक्षा के संबंध में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा, ये परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और इसके जैसी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली एक प्रमुख परीक्षा है, जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस परीक्षा में कौन लोग बैठ सकते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अर्हता रखते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य श्रेणी को 21 से 32 वर्ष का वर्ष तक का समय मिलता है। यानी कि जिन लोगों का उम्र 21 के पार और 32 के अंदर है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उन्हें इस एग्ज़ाम को देने के लिए 6 अवसर प्राप्त होते हैं। ये सामान्य श्रेणी की बात है। इसके बाद से ओबीसी के लिए ये समय 21 से 35 वर्ष, यानी जिन लोगों का उम्र 21 वर्ष के ऊपर और 35 वर्ष तक है, वो 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बाकी एससी, एसटी और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए इसी तरीके की समय सीमा निर्धारित की गई है। ये आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी ये आयोग के वेबसाइट पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें और वहाँ से अपने सिलेबस को देखिए कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इस एग्ज़ाम के बारे में उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है। जैसे कितने चरणों में ये इम्तहान होता है, किस चरण में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को हल करने के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, इन्हीं बातों को लेकर के आज हमने ये क्लास बनाया है कि बहुत से बच्चों को प्रारंभिक जानकारी मिल सके इस एग्ज़ाम से संबंधित। क्योंकि कई बच्चे ऐसे आए थे जो पिछले साल मुझसे मिले और उन्हें बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी नहीं, वो अभी भी नहीं हो पाई है क्योंकि काफ़ी दिन से क्लासेस बंद है। और जब भी बच्चे तैयारी करते हैं तो सीधे बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, एडवांस लेवल में चले जाते हैं। ये सबको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में भी कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये आप कई बार मिस कर देते हैं। तो इसको जानने का बहुत सरल तरीका है कि आप आयोग के वेबसाइट पर जाकर इसके सिलेबस को डाउनलोड करिए। बाकी हम यहाँ सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस देखने के बाद समस्या ये आती है कि उस टॉपिक्स को अब हम कहाँ से पढ़ें, तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे। ये परीक्षा का प्रारूप है। इसमें आप देख रहे हैं कि परीक्षा 3 चरणों में आयोजित किया जाता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा ये एलिमिनेटरी मेथड का है, यानी इससे केवल छटाई होती है कि कौन से लोग मुख्य परीक्षा में बैठने के काबिल हैं। ठीक है, तो इसका नंबर आपके टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते। तो अब समस्या ये आती है कि फर्स्ट पेपर, ये तो समझ में आया कि एलिमिनेटरी है, इसे केवल क्वालिफाई करना है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। बाकी इसमें क्या है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। सेकंड को ही हम सीसैट कहते हैं।
तो जीएस में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको यानी सीसेट में जीएस द्वितीय पेपर में आपसे 80 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से तो मेरिट बनता है, यानी कि ये देखा जाता है कि 100 में से कितने लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किए हैं। तो जो टॉप ऊपर के लोग होते हैं उनका ये क्वालिफाई होता है। बाकी सीसेट ये आपको क्वालिफाई करना होता है 33% नंबर पर, यानी इसका नंबर डिसाइड नहीं है कि कितने परसेंट आपको करना है, ये जितना मेरिट चला जाए। लेकिन सीसेट का डिसाइड है कि आपने 33% अगर ले आए, आप 80 में से 33% आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपका ये सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। जब सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका सेकेंड पेपर की कॉपी चेक होगी, ठीक है। उसमें से पता चलेगा कितने लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं और कौन ऊपर से नीचे तक हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ये प्रारंभिक परीक्षा हो गया। इसमें केवल एलिमिनेट किया जाता है, बाकी जो भी 8,000, 10,000, 15,000 लोग क्वालिफाई होते हैं उनको मुख्य परीक्षा में आमंत्रित किया जाता है। मुख्य परीक्षा यानी मेंस, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें 4 बहुविकल्पीय ऑप्शन होते हैं आपके पास और उनमें से आपको एक सही करना होता है। ये प्री की बात हो गई। लेकिन मुख्य परीक्षा में ये सब्जेक्टिव होता है। यहाँ से आपको सवाल दिए जाते हैं और आपको लिखना होता है। सामने आपके लिखा होता है या तो 250 में इसका उत्तर दीजिए, या 200 में दीजिए, या 125 शब्दों में दीजिए, ठीक है। इसमें 4 पेपर जीएस के होते हैं, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकेंड पेपर थर्ड, फोर्थ, और एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में आप अपने हिसाब से कोई एक विषय चुन सकते हैं और उस पर आपको 2 पेपर देने होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर, एक सब्जेक्ट से, ठीक। तो ये आपका मुख्य परीक्षा हो गया। यहाँ से जो लोग पास करते हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के नंबरों के साथ मेरिट लिस्ट बनता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें एक निबंध भी है, ठीक है। इसके अलावा अनिवार्य अंग्रेजी और अनिवार्य कोई भी एक भारतीय भाषा जो 8वीं अनुसूची के तहत लिस्टेड है उनमें से आपको क्वालिफाई करना होगा, केवल क्वालिफाई करना है। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। ये नंबर आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन बिना इसको क्वालिफाई हुए आपकी ये कॉपी चेक भी नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब ये जीएस का सिलेबस है, यानी प्री एग्जाम का सिलेबस है। तो प्री प्रारंभिक परीक्षा में आपसे किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्री ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। और जो भी आप तैयारी करें ये ध्यान रखें कि उसके टॉपिक में क्या है, उसके सिलेबस में क्या है, उसी हिसाब से पढ़ाई करें। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तब भी ऐसी बात नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, या आप अपने आप को बहुत समेट लेंगे तब भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो हमें क्या जरूरी काम करना है वो ये है कि इसके टॉपिक्स को हमें याद रखना है, सिलेबस को, और उसी हिसाब से हमें किताबों को पढ़ना है। हम आपको बुक रीडिंग सजेशन में बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। फिलहाल आप टॉपिक को समझिए कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक आपको सही करना होता है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र, शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे इत्यादि। फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, विषयगत विशेषता की आवश्यकता नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इतना इनमें डीप पढ़ लीजिए कि आप इनसे हर सब्जेक्ट से ऐसा लगे कि आपने पीएचडी किया हुआ, आप इतना पढ़ लीजिए। इतना नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है, जितना कि सामान्य ज्ञान पर आधारित ये सारे टॉपिक के सवाल आपसे हो जाएं। तो इसमें क्या करना है कि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी किताबों को हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है,
किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। फिर इसमें एक है सामान्य विज्ञान, इन्हीं को लेकर के प्री में परीक्षा प्री में आपसे इन्हीं पर आधारित सवालों को पूछा जाता है। इसके बाद सीसेट मैंने आपको बताया, इसमें कंप्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ 3 मेजर पार्ट होते हैं, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी मीडियम या तो मैथ में, रीजनिंग में, कंप्रिहेंशन में कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए चरणबद्ध रूप से हमारी फैकल्टीज होंगी जो आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन में आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। जैसे कंप्रिहेंशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो कंप्रिहेंशन में हम ये देखेंगे कि हर कंप्रिहेंशन में पूरा कंप्रिहेंशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उससे 5 सवाल कंप्रिहेंशन है या 30 सवाल हैं या 2 सवाल हैं, तो हमें पूरा लंबा चौड़ा कंप्रिहेंशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ कीवर्ड ढूंढते हैं और वहां से आंसर निकल आता है। वो मैं जब कंप्रिहेंशन पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये विभिन्न वर्षों में पूछे गए सवाल है सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट से किस साल कितने सवाल आए हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आप देख रहे हैं, ये 2014 में 15 सवाल थे, 2015 में 9 सवाल केवल। फिर इस तरीके से ये घटता और बढ़ता रहता है। तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि भाई एक समय ये बढ़ता है, अधिकतम 15 से 20 हो सकता है, इसके बाद ये घटने और बढ़ने का क्रम चालू रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की बात है। जैसे मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं, तो 2015 में यहाँ से 16 क्वेश्चन थे, बाकी समय घटता बढ़ता जरूर रहा है। 2018 में 22 और 2019 में केवल 19 क्वेश्चन। इसके बाद से 2020 में यहाँ से केवल 2 या 3 सवाल थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगली बार 0 हो जाएगा? नहीं, अगली बार हो सकता है कि आपसे हिस्ट्री से लगभग 25 सवाल पूछे जाएं 100 में से। ये भी हो सकता है कि एक भी सवाल ना रहे। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, आपको तैयार रहना है कि भाई हिस्ट्री में 2020 में हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो 21 में आ सकता है, ठीक। इसी तरीके से भूगोल से आप 2014 में 18 क्वेश्चन देख रहे हैं और 2016 में केवल 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2016 में जिन्होंने तैयारी ये सोच के किया कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आता, हम ज्योग्राफी को स्किप कर देते हैं, उसके अगले साल ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन थे। अब इन 8 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे या नहीं कर पाएंगे तो आपका प्री क्वालिफाई होने में काफ़ी समस्या होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारा टॉपिक सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। हो सकता है किसी साल किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा हो जाए, किसी सब्जेक्ट का वेटेज कम हो जाए, तो आपको ये मान के चलना है कि जो भी आएगा हम उसमें से कर लेंगे, ठीक है। कैसे हम ये तैयारी करेंगे आगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये अभी हमने प्री के सिलेबस की बात की, अब हम जरा मेंस के सिलेबस की बात करेंगे। प्री क्वालिफाई होने के बाद आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। तो मुख्य परीक्षा में 4 पेपर मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, और एक आपका ऑप्शनल, उससे फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑप्शनल तो आप अपने कमांड के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन जो जीएस के सब्जेक्ट हैं 4 जिनमें आपको लिखना है, वो कॉमन है, वो सबके लिए हैं। तो उसमें से आपको बेटर करना है। वो बेटर आप कैसे करेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। तो इसका पहला चरण ये है कि आप इसके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में भारतीय विरासत एवं संस्कृति और विश्व का इतिहास, ठीक है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। तो अब हमको इस प्राचीन इतिहास से इतना ही टॉपिक पढ़ना है, पूरा प्राचीन इतिहास का बुक नहीं पढ़ना। चाहे वो किसी भी राइटर का उठाएंगे तो उसमें इतिहास कहते हैं ज्यादातर तिथि, क्रम और राजाओं के नाम है। तो आपको इस टॉपिक को देख के समझ आ गया ना कि तिथि, क्रम और राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट है कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला इत्यादि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद 18वीं सदी
के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसका योगदान, और इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो एमिनेंट लीडर्स, खासतौर से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारत के समय और उसके बाद के समय का। तो एमिनेंट लीडर को अब आप इतिहास में मॉडर्न इंडिया जब भी पढ़ेंगे तो जो भी एमिनेंट लीडर आपके सामने आएंगे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, इन तरीके के रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इनके व्यक्तित्व से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। तो आप इतिहास जब भी पढ़ेंगे तो जब भी आप इन महान व्यक्तित्व को देखेंगे, उनसे संबंधित बातों को याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा। ये सिलेबस आपको आयोग के वेबसाइट पर मिल जाएगा, और मेरा ये सजेशन है कि आप आयोग के वेबसाइट के सिलेबस को ही डाउनलोड करें, अन्य कोचिंग संस्थाओं के ऊपर ना जाएं, या किसी कहीं से ऑनलाइन आपने निकाल लिया वो ना करें। आप आयोग की वेबसाइट का जो सिलेबस है आप वही निकालें। ठीक है, थोड़े बहुत परिवर्तन हर साल होते रहते हैं, वो परिवर्तन क्या होते हैं हम हर साल बताएंगे, फिलहाल परिवर्तन नहीं है। तो अभी भी आप आयोग की वेबसाइट से ही सिलेबस को निकालें। ठीक है, फिर इसमें आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कितना पढ़ना है? स्वतंत्रता के पश्चात देश का एकीकरण, पुनर्गठन, विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी उसके बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उनके रूप, समाज पर उनका प्रभाव। ये सारे टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में हैं। उसके बाद से फर्स्ट पेपर में ही भारतीय समाज है, खासतौर से भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। अब इसके लिए ये आपके टॉपिक दिमाग में है तो इस पर करंट में समसामयिक मुद्दों पर कुछ ना कुछ बहस जरूर होता रहता है। वो न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़ चैनल में, वो बाकी अन्य सोर्स से, जहां भी आपको मिले आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित बातों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। अब आप न्यूज़ में अक्सर देखते रहते हैं महिलाओं संबंधित मुद्दे को, डिबेट का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और इस पर इतनी बातें हुई हैं, इतने विचार विमर्श हुए हैं कि उसमें भी आपको छांटना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस आप डाउनलोड कर लें, या मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, इसे पढ़ते रहें, इसे रेगुलर देखते रहें, ताकि सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये फर्स्ट पेपर का 2 पार्ट हो गए, ये है तीसरा पार्ट फर्स्ट पेपर का, भूगोल और अन्य विषय। अब फर्स्ट पेपर में आपसे पूरा भूगोल नहीं पूछा जा रहा है, केवल भूगोल के, जैसे विश्व के भौतिक भूगोल की कुछ प्रमुख विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, यानी कि आर्थिक भूगोल से संबंधित सवाल आपसे प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जब आप फर्स्ट पेपर का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप पूरा भूगोल रिवाइज करके जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर में आपका टॉपिक क्या है, उसी से संबंधित चीजों को रिवाइज करना है, या फर्स्ट पेपर से जब भी हम तैयारी करेंगे तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने बात किया फर्स्ट पेपर की, अब बात है सेकंड पेपर में क्या पूछा जाता है। तो सेकंड पेपर में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट। अब गवर्नेंस का मुद्दा इस समय काफी डिबेट का विषय रहा है। इस पर कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों में बहुत डिबेट हुए हैं, बड़े बड़े लेख छापे गए हैं। तो आपको अगर ये ध्यान रहेगा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है हमारे सिलेबस में, हमारे टॉपिक में, तो आप उनसे संबंधित मुद्दों पर आपकी नज़र रहेगी। ठीक है ना। अब उसमें क्या है, तो भारतीय संविधान
इसका ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी बुनियादी संरचना। ये आपका संविधान से संबंधित सवाल टॉपिक हो गए कि पॉलिटी में या भारत के संविधान से आपसे इतने सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कौन सी बुक पढ़नी है इसके लिए ये आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सेकेंड पेपर का टॉपिक हो गया, सिलेबस हो गया। फिर इसका दूसरा पार्ट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय से संबंधित टॉपिक हो गए। और एक इसमें टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी आईआर। अब आईआर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे सोर्स भी आपको बहुत मिलेगा। अगर आपको टॉपिक ध्यान में रहेगा, सिलेबस ध्यान में है, तो आपको सोर्स कहीं ना कहीं इसका आप खुद से निकाल लेंगे। तो टॉपिक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, टॉपिक को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेपर भी हो गया, फर्स्ट उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब आप आइए थर्ड पेपर में। तो थर्ड पेपर बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे। अब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में एक नाइन्थ क्लास का बच्चा केवल 1 महीने इकोनॉमी पढ़ता है, 12th क्लास का बच्चा 2 महीने पढ़ता है, और पीएचडी करने वाले तो सालों साल पढ़ते रहते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है जरूरी है। केवल 1 महीने में काम नहीं बनेगा, 2 महीने में भी काम नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सालों साल पढ़ते रहें। रिवीजन करना अलग बात है और सालों साल पढ़ के रिसर्च करना अलग बात है। तो आपको रिसर्च नहीं करना, केवल इसको इससे संबंधित सामान्य ज्ञान आपको रखना है। सामान्य ज्ञान आप कैसे रखेंगे कि इसके जितने भी टॉपिक हैं, सिलेबस हैं, ये हमें अच्छी तरीके से याद रहे, ठीक है गाइस। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका थर्ड पेपर हो गया। ये थर्ड पेपर का ही सेकेंड पार्ट, प्रौद्योगिकी एवं जैव विविधता। अब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पढ़ना है और जैव विविधता पढ़ना है, ठीक। इसमें क्या टॉपिक है ये आपके सामने है। प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, और जैव विविधता से संबंधित प्रश्न भी इसमें होंगे। फिर पर्यावरण, ये इसका थर्ड पार्ट है, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे थर्ड पेपर में। आईआर हमने देखा कि आईआर का एक टॉपिक सेकेंड पेपर में भी है, और फिर हमने यहाँ पे सुरक्षा के रूप में भी आईआर को देखेंगे। जैसे सुरक्षा, तो एक तो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। जब हम आंतरिक सुरक्षा देखते हैं तो उसमें उग्रवाद, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, इस तरीके की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा हो गई। फिर बाहरी सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों, आतंकवाद के बीच संबंध। अब सुरक्षा तो विश्व परिदृश्य के मुद्दे को भी प्रभावित करता है। जैसे पाकिस्तान से हमारे बाहरी सुरक्षा को यदि खतरा है तो हम पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे या पाकिस्तान से जो भी बात होगी तो उससे हमारा ऐसी बात है केवल पाकिस्तान से संबंध प्रभावित होगा, उससे हमारा चाइना संबंध प्रभावित होगा, उससे हमारा अमेरिका से भी संबंध प्रभावित होगा। तो इस तरीके से आईआर का एक पार्ट इसमें भी जुड़ गया। ये थर्ड पेपर का फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर का जो आईआर है उसमें कौन से टॉपिक हैं, और थर्ड पेपर का जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं उसमें क्या टॉपिक हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका थर्ड पेपर हो गया। फिर ये है फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर बेसिकली इथिक्स पर आधारित होता है, ठीक है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, ठीक है। इसमें नीति शास्त्र के क्या टॉपिक हैं ये आप ध्यान में रखिए, और इसी पर आधारित हमारे क्लास चलेंगे। इसमें नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मानवीय मूल्य, अभिवृत्ति,
सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, ये आपका टॉपिक याद है। अब इसके टॉपिक को, इन टॉपिक को ध्यान में रहेगा तो केवल पढ़ने से समस्या हल नहीं होगी। ये टॉपिक अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप इसको जिएंगे। जैसे आपसे भावनात्मक समझ पूछा जाएगा, तो भावनात्मक समझ आपको कोई पढ़ा सकता है, कोई रटा सकता है? नहीं। आपने किस तरीके से चीजों को समझा है, इसी पर आधारित ये टॉपिक रखा गया है। इसके अलावा भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्यों और इनका नीति शास्त्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है फोर्थ पेपर का। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी। अब शासन व्यवस्था में ईमानदारी से अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या सोच रहे हैं कि किस बुक से उठाया जाएगा, आपको कौन सा बुक सजेस्ट किया जाए, या किस बुक से आपको पढ़ाया जाए? नहीं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी ये टॉपिक है। तो यानी आपको, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ईमानदारी का डेवलप करना होगा, तभी आप शासन व्यवस्था में भी ईमानदारी को डेवलप कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपसे केस स्टडी पूछा जाता है, यानी कि सवाल के थ्रू आपको एक केस रखा जाता है और कहा जाता है कि आप एक अधिकारी हैं और अब आप डिसीजन लीजिए, इस समस्या में आप फंसे हैं और ऐसी सी बातें हैं, तो उसमें क्या डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन लेने के लिए आपको किस स्ट्रेटजी, कौन सी बुक या कौन सा सिलेबस या क्या पढ़ेंगे आप, तो इसमें जरूरी बात यह है कि आपने केस स्टडी को देख लिया, इसके कुछ सवालों को देखिए और उन सवालों पर खुद को रखिए और सोचिए कि सबसे बढ़िया इसमें डिसीजन क्या हो सकता है। वो डिसीजन आपका ईमानदारी पर आधारित होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा पर आधारित होनी चाहिए, वर्ग भेद जिसमें ना हो इस पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सिलेबस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी हमने विस्तृत यहाँ पर चर्चा की। फिर सीसैट की बात तो हमने किया ही है, क्योंकि ये केवल क्वालिफाई है, तो हमें क्वालिफाई होने तक की पढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर व्यक्तित्व परीक्षण, आप प्री आपने क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, अब आपका व्यक्तित्व परीक्षण में जाना है, उसके लिए भी तैयारी ईडू फोरम की टीम द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए ईडू फोरम एकेडमी को ज्वाइन करें, और इसमें जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, वो आपसे इंटरेक्ट होते हैं और आपको वो गुण और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, या आप इंटरव्यू में उन बातों को अपने एग्जामिनर के सामने रख पाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसी पर आधारित इंटरव्यू होता है और उसी पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमने सिलेबस देख लिया, हमने टॉपिक समझ लिया, क्या पूछा जाता है ये समझ लिया, हम पढ़ेंगे कहाँ से? तो ये हमारे एक्सपर्ट्स ने बुक रीडिंग सजेशन आपके लेकर के आए हैं कि आपको मदद मिले कि आप एक तरीके से सेलेक्टिव चीज़ों को कैसे पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, इसमें बुक रीडिंग सजेशन में सामाजिक विकास से संबंधित टॉपिक को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी क्लास 9, क्लास 12 और क्लास 11, अध्याय 9 का 2 और इसका 3 और यहाँ पर अध्याय 5। इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये आपको एग्जाम के समय में, खास तौर से प्रीलिम्स का जब एग्जाम देंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने स्टडी को समराइज करने में, कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लें और वो चीज़ें आपकी काम भी आनी चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ से ये देखा गया है कि विभिन्न वर्षों में सवाल पूछे गए हैं और जो भी सवाल पूछे गए हैं वो यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो हमने कहा कि आप ये चैप्टर जरूर पढ़ करके जाइए। ठीक है, इसी तरीके से गरीबी और समावेशन से संबंधित बातें हैं। फिर बुक रीडिंग सजेशन में ये ध्यान रखना है कि हमें मेनली क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो पहले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक पार्ट है करेंट। ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं पर आधारित पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई होगा।
तो मैंने कहा कि इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, मिडवल, मॉडर्न और एंशिएंट। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इसको पढ़ने के लिए आपको किस बुक की आवश्यकता पड़ेगी? तो केवल एनसीईआरटी का 6 से 12, ठीक है। इसके अलावा बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से अगर कोई भी आप एक बुक पढ़ लेंगे तो आपका हिस्ट्री का तीनों पोर्शन कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा हम इस पर प्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, और मेंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न सालों में पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद से मेजर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी अगर आपने केवल 6 से 12 की बुक पढ़ लिए तो आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 6 से 12 की बुक पढ़नी है आपको। 6 से 12 की बुक पढ़ेंगे तो आपका प्री और मेंस दोनों से संबंधित जो भी सिलेबस के टॉपिक थे वो पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा हम मेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज करेंगे। तो इसमें आपका ज्योग्राफी से चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे, 12 पूछे, 15 पूछे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी संबंधित बात हो गई। इसके अलावा बात होती है फिर इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बुक्स हैं, एकेडमिक पढ़ाई भी बच्चे करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इकोनॉमी से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित सवालों को हल करना है। तो सामान्य ज्ञान के लिए एनसीईआरटी 6 से 12, मैं कहता हूं कि केवल आप 6 से 9 पढ़ लें तो भी आपका काम हो जाएगा। ऑप्शनल है कि आप 6 से 12 पढ़ लें तो ये बहुत बेटर होगा, लेकिन 6 से 9 भी पढ़ेंगे तो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये चीज आपको प्री और मेंस दोनों के काम करेगा। साथ में करंट द हिंदू न्यूज एनालाइज करेंगे, और यहां से प्री और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर से, क्योंकि इकोनॉमी में आपसे समसामयिक मुद्दों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपने बेस तैयार कर लिया एनसीईआरटी पढ़ के, अब आप एडवांस लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदू इंग्लिश में न्यूज़पेपर आता है। ये समस्या है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कैसे इस पेपर को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि हिंदू न्यूज़ का पर डे एनालाइज हमारी संस्थान द्वारा आपको दिया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो बस आप यूट्यूब से जुड़े रहिए, तो ये आपका इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बचता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखें केवल साइंस नहीं है या केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस बेसिक पहले आप पढ़ें, 6 से 9 का एनसीईआरटी, ठीक है। 6 से 9 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इससे संबंधित वो सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में पूछा गया है। इसके अलावा आप केवल यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते, आप अगर यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम भी देते हैं और स्टेट पीएससी के एग्जाम भी देते हैं, यानी कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या अन्य राज्यों के पीसीएस के एग्जाम आप देते हैं। तो यहाँ से आपके बेसिक तैयार हो जाएंगे। और टेक्नोलॉजीज की बात होती है, द हिंदू न्यूज़ पेपर का एनालिसिस वो भी आपको यहाँ पर डे दिया जाएगा। यानी एक तो आपको क्लास मिलेगा इकोनॉमी पर आधारित होगा हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित, और एक आपका टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का क्लास, ठीक है। इसके अलावा साइंस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी ईडू फोरम एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। फिर इसी तरीके से पॉलिटी भी है। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए भी आपको 6 से 9 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, साथ में इस क्लास में बने रहेंगे तो आपका पॉलिटी से संबंधित सारे पोर्शन पूरे हो जाएंगे। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको बस क्लास से जुड़े रहना है। हमारा जो अब क्लास चलेगा वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होगा। एनसीईआरटी जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने आपको बुक रीडिंग सजेशन दिया उसी पर आधारित हमारा क्लास होगा। जैसे हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो हम क्लास 6 से शुरू करेंगे, तो क्लास 6 में जितनी बातें हैं पहली बार में आपको वही बातें बताई जाएंगी। फिर बेसिक से होकर के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे हर सब्जेक्ट को लेकर के। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी एनसीईआरटी ही आधार है।
तो एनसीईआरटी हमने बुक रीडिंग सजेशन में आपको दिया हुआ है, ठीक है गाइस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास इसी पर आधारित था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है और किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, तो हमने आपको डिस्कस किया। अब कल से हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पर, हर सब्जेक्ट्स पर 2-2 क्लासेस होंगी आधे आधे घंटे की, और हम बेसिक से लेकर के एडवांस पे जाएंगे। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री अगर हम पहली क्लास ले रहे हैं तो पहला क्लास एनसीईआरटी के 6 क्लास से पर आधारित होगा, और आपको उतनी ही जानकारी आपको मिलेगी जितनी कक्षा 6 में दी गई है। आप ये मत सोचिए कि कक्षा 6 में जो जानकारी दी गई है वो कम है, वो काफ़ी है, लेकिन हम जब 6 समझेंगे तभी हमें 7 की बातें भी समझ में आएंगी, तभी हमें कक्षा 8 की बातें भी समझ में आएंगी। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपको मैं एक ही बार में अगर आपको एक मोटी बुक पकड़ा दूं या बोल दूं आप खुल्लर पढ़ लीजिए या सविंदर सिंह पढ़ लीजिए ज्योग्राफी के लिए, या हिस्ट्री के लिए आप बड़ी भारी भारी केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, तो गाइज ये एडवांस लेवल है, इन्हें आप पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ कितना पाएंगे, तो समझना आपको बेसिक से ही होगा कि बेसिक से स्टार्ट किया फिर हम एडवांस लेवल पर गए, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, प्री और मेंस दोनों पर, और ये हम देखेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये कक्षा एनसीईआरटी पर ही आधारित होगी, तो आप सब इससे जुड़े रहिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बाकी वो बच्चे जो बहुत सीरियस हों उनको भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, नमस्कार।